साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। और मित्रों, आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग संविधान का भाग 1 पढ़ने चल रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और आपको बता दें जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे होंगे, पिछले 1773 से जो हमने स्टार्ट किया है संवैधानिक विकास, वहाँ से लेकर के अभी तक हमने बहुत विस्तार से टू द पॉइंट समझाने का प्रयास किया है, और आशा करते हैं कि आप उसका लाभ अवश्य लिए होंगे। तो आज हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे संविधान का। ये आप देखिए भाग 1। आपको पता है संविधान में कुल कितने भाग हैं वर्तमान में? बताइए। आपसे कोई पूछ ले कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में 25 भाग हैं। आप याद रखिएगा, मूल संविधान में आपसे पूछता है तो आप 22 बोल सकते हैं, लेकिन वर्तमान संविधान में आपसे पूछेगा तो आपको 25 मारना है। ठीक। कुछ छात्रों ने कहा कि भाग 1 से प्रश्न बहुत कम आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं भाग 1 से अच्छे प्रश्न बनते हैं। आप कभी भी प्रैक्टिस सेट उठा करके देखिए तो भाग 1 से बहुत बेहतरीन प्रश्न बनते हैं, और ऐसे प्रश्न बनते हैं कि अच्छा लगता है पढ़ने में भी और करने में भी, हल करने में भी अच्छा लगता है। तो आज हम लोग ये देखते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो प्रश्न भी 2-3 देख लेंगे, 4 देख लेंगे कौन कौन सा बनता है। तो ठीक है, आज हम लोग प्रारंभ करते हैं भाग 1। भाग 1 आपको पता है अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है, यानी संविधान का भाग 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। ठीक है, अब हम लोग प्रथम अनुच्छेद पे आते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद प्रथम पर हम लोग आते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, एक एक अनुच्छेद करके पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब ये बताइए, आपसे कोई पूछ ले कि भारत में जिस देश में आप रह रहे हैं संविधान में उसके नाम का उल्लेख कहाँ पर है, तो उसके नाम का उल्लेख अनुच्छेद 1 में है, भारत अर्थात इंडिया। हम लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम लोग आर्यावर्त के निवासी हैं, वो प्राचीन काल की बातें हैं। लेकिन आपसे कोई संवैधानिक दृष्टिकोण से पूछे एक्चुअल में इस देश का नाम क्या है जहां हम लोग रह रहे हैं, तो आपको क्या बताना है? भारत या इंडिया। आपको बताना है भारत या इंडिया। चाहे आप भारत कहें, चाहे आप इंडिया कहें, यही 2 इस देश का नाम है जहां हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई ये 2 नाम, 2 नाम क्यों? तो आप एक बात जान लीजिए, भारत प्राचीन नाम था और इंडिया आधुनिक नाम था जो अंग्रेजों ने रखा था। तो इसीलिए कह करके भारत अर्थात इंडिया दोनों नाम रख दिया गया कि ठीक है, कोई दोनों लिखेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई एक भी लिखा जाएगा तो इसको माना जाएगा। अब एक बात हम आपको यहीं पर बता देते हैं कि ये जो लिखा है संघ शब्द लिखा है, ठीक है, संघ की स्पेलिंग क्या होती है? यूनियन। ठीक है, यूनियन। ठीक है, अब आप एक बात याद, ये भारत के संदर्भ में लिखा है, ये भारत के संदर्भ में लिखा है, और एक शब्द होता है फेडरेशन। फेडरेशन ये अमेरिकी संविधान में लिखा है। दोनों की तुलना करके हम आपको बताएंगे तो शायद आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहां आप जान लीजिए भारत है क्या? भारत क्या है? भारत एक ऐसा राज्य है, भारत एक ऐसा देश है जो राज्यों से मिल करके तो बना है, लेकिन यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात भारत क्या है? यूनियन है। यूनियन का मतलब ऐसी एकता है जो अविभाज्य है। अविभाज्य है। भारत को, भारत से
भारत से इनके 28 राज्यों को अलग नहीं किया जा सकता है। बात को समझना। और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में 50 राज्य हैं वर्तमान में। वो राज्य समझौता करके अमेरिका को जन्म दिए हैं। यानी अमेरिका का राज्य, अमेरिका देश का राज्य अगर चाहे तो अमेरिका से स्वतंत्र हो करके वह स्वतंत्र कार्य कर सकता है। लेकिन अपने हिंदुस्तान का यदि कोई राज्य चाहे कि हम हिंदुस्तान से अलग हो जाएं, यानी हम भारत अर्थात इंडिया से अलग हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। अब एक बात यहीं पर जान लीजिए, भारत संघात्मक है। भारत, कभी कभी प्रश्न आता है, भारत एक संघात्मक राज्य है, संघात्मक देश है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि यहाँ राज्यों की अपनी शक्तियां हैं और केंद्र सरकार की अपनी शक्तियां हैं। यही हम लोग बोलते एकात्मक शासन है, तो एकात्मक में शक्तियां एक स्थान पर होती हैं, लेकिन संघात्मक शासन में शक्तियों का बंटवारा होता है। राज्य अलग शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और केंद्र सरकार अलग शक्ति का इस्तेमाल करती है। ठीक है। इतनी बातें यहाँ पे क्लियर होती हैं कि भारत यूनियन है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, यानी भारत अविनाशी राज्यों का संघ है, अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। और अमेरिका क्या है, विनाशी राज्यों का संघ है। ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में ये बातें कही गई हैं कि जिस देश में आप रह रहे हैं उसका नाम क्या है। अब इसमें कौन कौन शामिल होगा, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज भारत, भारत क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, भारत वो है जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, इसमें कौन कौन होगा, इसमें राज्य होंगे, इसमें राज्य होंगे, संघ शासित प्रदेश होंगे, संघ शासित प्रदेश होंगे, और वो क्षेत्र होंगे जो अर्जित किए जाएं, जो अर्जित किए जाएं। ठीक है। यानी अपने देश में ये होंगे राज्य हैं। आपको पता है वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले संघ शासित प्रदेश, तो कितनी संख्या है, 8 है। और जो भी कभी अर्जित किया जाएगा, जैसे कोई किसी देश का हिस्सा, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई हिस्सा ले लिया जाए, चीन का ले लिया जाए, बांग्लादेश का ले लिया जाए, नेपाल या भूटान का ले लिया जाए, तो यदि वो ले लिया जाएगा तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों, हम आपको बताते हैं। जब 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना था, ठीक है, तो उस समय राज्यों की संख्या हो गई थी 29 और केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय 7। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग यहीं आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को, 31 डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया और बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ 7 + 2 बराबर हो गया 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब इसमें से एक जम्मू कश्मीर यहाँ घट गया और राज्यों की संख्या बच जाती है 28। ये बात क्लियर हुई। जम्मू कश्मीर अब क्या 2 भागों में टूट करके यहाँ आ गया, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। अभी 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली को एक में मिला दिया गया है। दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को एक में मिला दिया गया है। यानी जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे उनको अब घटा करके कितना कर दिया गया, 8 कर दिया गया। और एक बात आप याद रखिएगा, जो नया प्रदेश यानी जो दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप को एक किया गया है, उसकी राजधानी आपसे पूछ ले तो क्या होगा, उसकी राजधानी होगी दमन।
इतनी बात आप याद रखिएगा। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां हम लोगों का पूरा भारत मिलकर के बनता है। इतनी बातें यहां क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब हम लोग आएंगे अनुच्छेद 2 पर, ठीक है। अनुच्छेद 2 पर आते हैं। ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, आपको एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 1 हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2, ठीक है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, ठीक है। अब हम लोग अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 हम लोग देखेंगे तो इसमें लिखा है नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश, ठीक है, व प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत के बाहर का कोई देश, मान लीजिए ये अपना हिंदुस्तान है और यहाँ से कोई बाहरी, मान लीजिए बांग्लादेश या नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान या किसी भी जो बाहर का देश है, बाहर के देशों का कोई टुकड़ा लेना चाहे भारत सरकार तो किस अनुच्छेद के तहत ले सकती है? अनुच्छेद 2 के तहत ले सकती है। कोई बाहरी क्षेत्र जो हमारे पास अभी तक नहीं था, यदि वह कभी लेना चाहे भारत सरकार तो कहाँ ले सकती है? वो अनुच्छेद 2 में ले सकती है, ठीक है। इसके लिए विधि कैसे लेते हैं? विधि बनाकर, ठीक है। विधि बनाकर, आप याद रखिएगा, विधि बनाकर, ठीक है। विधि बना करके संशोधन नहीं करेंगे, संशोधन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। केवल विधि बना लेंगे, कानून बना लेंगे और कोई बाहरी प्रदेश शामिल हो जाएगा। ओके, अभी आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, तो सिक्किम के संबंध में जो 1975 में 35वां और 36वां संविधान संशोधन किया गया था वो क्या था? ठीक है, तो हम लोग यहीं पर उसको भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया। 2 में बाहरी राज्य आते हैं और 3 में इंटरनल राज्यों में नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन आता है। तो ये बात आप कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 में क्या है। 2 इसीलिए हमने चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास किया है कि बाहरी लोग बाहरी क्षेत्र अगर लेना चाहें तो इस अनुच्छेद में ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिक्किम पे आते हैं, तो इसको मिटा करके हम लोग सिक्किम को देख लेते हैं। आपको पता है सिक्किम, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन किया गया था सिक्किम के लिए। ठीक है, अब देखिए, समझिए इस बात को। 35वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था, 2A जोड़ा गया था। ए का मतलब क्या था? सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था 35वां संविधान संशोधन 1975 में। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि सिक्किम को शामिल करने के लिए 35वां संविधान संशोधन नहीं किया गया था, सिर्फ सहयोगी राज्य। अब आप कहेंगे सहयोगी राज्य क्या होता है? तो सहयोगी राज्य वह राज्य होता है जिसके इंटरनल मामलों में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, केवल बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल मामला। बाह्य का मतलब होता है विदेश संबंध हुआ, ठीक है, विदेश व्यापार हुआ। इन सबको हम लोग कंट्रोल करेंगे, ना कि वहाँ की पुलिस व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल करेंगे। तो यह व्यवस्था की गई 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, अब आप कहेंगे 36वां संविधान संशोधन क्या था? तो 36वां संविधान करके इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया और सिक्किम बन गया पूर्ण राज्य का दर्जा। चूंकि अनुच्छेद 2A में वह सहयोगी राज्य था,
ठीक है। तो 36वां संविधान संशोधन करके केवल इसको डिलीट कर दिया गया, केवल इसको डिलीट कर दिया गया और सिक्किम स्वतः भारत का अंग बन गया। तो कई बार प्रश्न आ चुका है कि 35वां और 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो सिक्किम से संबंधित है और 1975 में किया गया था। इंदिरा जी उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी। तो आप ये कभी मत कहिएगा कि सिक्किम को शामिल करने के लिए 35वां और 36वां किया गया था। आपको हमने बता दिया कि 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि अनुच्छेद 2 में क्या है, बाह्य राज्यों का अपने क्षेत्र में शामिल करना है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे अनुच्छेद 3 पर। ठीक है, अनुच्छेद 3 पर आते हैं। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3। अब इसमें क्या कहा गया है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश एवं वर्तमान राज्य का, वर्तमान राज्यों के अब देखिए के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कहाँ किया जा सकता है, नाम में, क्षेत्र में और सीमा में परिवर्तन कौन कर सकती है, तो संसद कर सकती है। संसद कर सकती है कैसे, तो विधि बनाकर या साधारण बहुमत से, या साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत से। अब आप यहीं आपको हम अनुच्छेद 4 की व्याख्या कर दें, अभी तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन नहीं माना जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं ना कि पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन। तो आप याद रखिएगा कि इसके तहत जो भी संशोधन किया जाता है वो काउंट नहीं होता है। जम्मू कश्मीर सिक्किम के बारे में हमने आपको बता दिया, नहीं कंफ्यूज हो जाएं आप। ठीक है, तो साधारण बहुमत से संसद किसी भी राज्य के नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अब हम एक आपको उदाहरण देते हैं और कुछ बातें और आपको बता दें, तब उदाहरण हम लोग देते हैं। देखिए, ये जो परिवर्तन होगा वो राज्यों की मर्जी से नहीं होता है। राज्यों की मर्जी इसमें बिल्कुल नहीं चलती है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की मर्जी चलती है। राज्य लाख प्रयास कर ले कि हमारा विभाजन ना करो, लेकिन केंद्र सरकार चाहेगी तो विभाजन कर देगी। ठीक है, अभी मान लीजिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने मन की कर रही हैं, तो केंद्र सरकार चाहे तो अभी एक झटके में पश्चिम बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट करके किसी एक क्षेत्र का उनको चीफ मिनिस्टर बना देगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को देखो 3-4 टुकड़ों में बांटने की बात हो रही है, तो बिल्कुल कर सकती है केंद्र सरकार, उसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है कि यदि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो राज्य से परमिशन लेनी पड़ती है, तो नहीं लेनी पड़ती है। और आपको पता है अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां का नाम परिवर्तन करने का प्रयास किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको बिल्कुल इसका आदेश नहीं दिया और उनका नाम नहीं बदला गया। तो आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 3 में अपने या भारत के अंदर मान लीजिए किसी राज्य को इधर जोड़ना हो, इधर जोड़ना हो, कुछ भी करना हो। मान लीजिए भारत में 28 राज्य हैं और अभी आप देखिए, मान लीजिए कोई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसमें मध्य प्रदेश में शामिल करना हो, या मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा उत्तर प्रदेश में शामिल करना हो, तो वो आराम से कर सकती है। केंद्र सरकार उसको राज्य सरकार से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात आप याद रखिएगा,
राष्ट्रपति उस राज्य से पूछता है कि भैया हम आपके क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? तो यदि वह हाँ कहेगा तब भी, ना कहेगा तब भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक प्रश्न आता है कि यदि राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार से पूछती है कि हम आपके क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कितने दिन के अंदर अंदर राज्य को सलाह देना अनिवार्य है? तो कोई डेट निश्चित नहीं होती है। राष्ट्रपति अपने मन से कहता है कि ठीक है भैया, आप 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हमको अपनी सलाह दीजिए। तो संविधान में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि कितने दिन में राज्य अपनी सलाह देगा। ठीक है, अब यहां हम फिर से आपको आते हैं कि अनुच्छेद 3 में अपने सीमा के अंदर किसी भी राज्य के नाम में, अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उसका नाम करना हो उत्तम प्रदेश, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, हमने आपको कहा कि अगल बगल किसी से लेना हो, किसी को जोड़ना हो, घटाना हो, क्षेत्र कर देगी केंद्र सरकार। सीमा में परिवर्तन करना हो, कर देगी। या नया राज्य बनाना हो, जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़ करके तेलंगाना बना दिया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, अभी दादरा एवं नगर हवेली दमन दीव को एक कर दिया गया, तो ये सब केंद्र सरकार कर सकती है। और आप याद रखिएगा, साधारण, इसको आप रट लीजिएगा, साधारण बहुमत आपसे पूछेगा कि केंद्र सरकार किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करती है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, कुछ भी कर दे, तो साधारण बहुमत आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना आपको अनुच्छेद 3 में हमको लगा यहाँ लगभग क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में हम आपको बता दें, अनुच्छेद 4 में कहा गया है, अनुच्छेद 4 में सिर्फ इतना कहा गया है कि 2 और 3 में किया गया परिवर्तन संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अब हम आपको यहीं पर थोड़ा सा ये संशोधन के बारे में 2 शब्द बता देते हैं। संशोधन के बारे में 2 शब्द बता दें, क्या होता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपके लिए है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की गई है और वहां पर संशोधन की 2 प्रक्रिया बताई गई है। आपसे पूछ ले अनुच्छेद 368 में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं, तो 2 प्रकार के किए जा सकते हैं। पहला होता है विशेष बहुमत, पहला होता है विशेष बहुमत। ठीक है, दूसरा होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। ठीक है, तो 2 अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार का संविधान संशोधन होता है। विशेष बहुमत, अब हम लोग कभी किसी दिन चर्चा करेंगे अनुच्छेद 368 पे, लगभग 10-15 मिनट का टॉपिक है। थोड़ा इसमें और विस्तार से बताना है कि 24वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया, क्या है क्या नहीं है। तो सिर्फ आपको हम इतना बता रहे हैं कि संविधान में संशोधन होता है, लेकिन जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है उसी को संविधान संशोधन के तहत गिना जाता है। और अभी हमने जो पहले बताया है साधारण बहुमत से संशोधन, साधारण बहुमत से संशोधन, तो वह कहाँ, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वह नहीं आता है। आप इतनी बातों को याद रखिएगा। और अब हमको लग रहा है कि भाग 1 आपका लगभग क्लियर हो गया है। अब इतनी बातें आपने देखा और हमको नहीं लग रहा है कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आता होगा। ठीक है दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन हम लोग कभी पढ़ेंगे, तो राज्यों का पुनर्गठन हमने इसमें आपको नहीं पढ़ाया है। राज्यों के पुनर्गठन का क्रम हम आपको एक क्रम से बताएंगे, तो उसका वीडियो अलग से बनेगा। ये भाग 1 था। इतना ही आज के लिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।